गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग भाविका सचदेव। हाँ, रिकॉर्डिंग मैंने कर दी, स्टार्ट कर दी मैंने आज, है ना। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास अपन करते हैं स्टार्ट। सुनिए, आज अपना टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, सुनो कि जब केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि आपके एलिमेंट कंबाइन होते हैं, तो जो रिएक्शन होती है ना, वो रिएक्शन कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है ना। उन्हीं को अपन बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड हुआ, हाइड्रोजन क्लोरीन कंबाइंड हुआ, केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं, देखो अपन सबसे पहले नंबर 1 बेटा, सबसे पहले लेते हैं अपन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये ऐसा रूल है जो आपने 9-10 में भी पढ़ा है। ठीक है ना। इसमें आपने क्या सीखा, देखो देखो, जैसे सपोज एक केमिकल रिएक्शन लेते हैं अपन। मान लीजिए मैंने लिया C+O2CO2। ठीक है, ये मैंने एक केमिकल रिएक्शन ले ली C+O2CO2। अब देखो बेटा, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 ग्राम। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। इंटू 2 कर दूं, 32 हो गया। ठीक है ना। तो टोटल मास कितना हो गया इधर अपने, अपन अगर इनको चेक करें तो देखो 12 इसका हो गया, 32 इसका हो गया, ओवरऑल इधर कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। ठीक है, वो का वो अगर अपन इधर चेक करें, देखो कार्बन का 12, अगेन 2 ऑक्सीजन है, 2 इंटू 16, 44। मतलब समझ में आ गया कि जितना मास आपका इस साइड है उतना उतना मास इस साइड है, चेक करो। ठीक है ना। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि ना कोई चीज घटे ना कोई चीज बढ़े, मतलब चेंज जीरो आ जाना चाहिए। इधर भी 44, इधर भी 44। समझ में आ रही है बात। तो कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ना चीज कोई घटनी चाहिए और ना कोई चीज आपकी बढ़नी चाहिए, है ना। तो देखो इस मास में बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सुन लीजिए कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, है ना। जितना इधर उतना इधर है, तो मास का कंजर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, हो गया बेटा मास का कंजर्वेशन। ठीक है ना। अब कुछ एलिमेंट के बेटा मास आपको लर्न कर लेने चाहिए। देखो मैं एक बार लिख देता हूं इधर। देखो जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद आपको कार्बन का लर्न करना चाहिए 12, नाइट्रोजन का लर्न करना चाहिए आपको 14, ऑक्सीजन का करना चाहिए 16। ठीक है ना।
सोडियम का करना चाहिए 23, मैग्नीशियम का करना चाहिए 24, सल्फर का करना चाहिए आपको 32, फोस्फोरस का भी करना चाहिए आपको 31, ठीक है। फिर क्लोरीन का करना चाहिए 35.5, एजी का करना चाहिए 108। ये तो लर्न करने पड़ेंगे, अब जिसका जो मास है वो याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो कार्बन का मास 12, ये ले लिया मैंने। ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, ये कर दिया। तो अब देखो, जैसे सपोज मान लीजिए मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 2HCl, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें भी वही चीज है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 इंटू 1, क्लोरीन कितनी है 2, 2 इंटू 35.5, हो गया बेटा। तो इधर 2 और ये हो गया आपका, बोलो कितना, चेक करो, ये आ गया 71, यानी ओवरऑल इधर कितना आ गया, इधर आ गया 73 ग्राम। अब एक HCl का निकाल लो पहले, तो एक HCl का 1 प्लस 35.5 यानी कितना हो गया 36.5, मोल कितने हैं इसके 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, कितना आ गया आपका, आ गया 73, समझ में आ गया। तो अपन क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is always equal to total mass of product. It means mass is neither created nor destroyed, but it is converted from one form to other form. जैसे देखो अभी ये कार्बन ऑक्सीजन इस फॉर्म में था मास, अब ये CO2 की फॉर्म में चला गया। अब ये हाइड्रोजन और क्लोरीन की फॉर्म में था, अब ये कोई नया कंपाउंड बन गया, HCl बन गया। समझ में आ गया, पढ़ा हुआ है ये, तो कोई ऐसी बात नहीं बोली मैंने। तो आप इसको एक बार लिख लो बेटा, मैं बोलता हूं, नोट डाउन कीजिए आप। लिखें, लिखिए बेटा, इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन total mass of all reactant, total mass of all reactant is always equal to total mass of all product. In a chemical reaction total mass of all reactant is always equal to total mass of all product. Means mass is neither created, mass is neither created nor destroyed, mass is neither created nor destroyed, but it is converted from one form FORM, one form to other form, one form to other form. एक बार वापस बोल देता हूं, in a chemical reaction total mass of reactant is always equal to total mass of product. It means mass is neither created nor destroyed, but it is converted from one form to other form, from one form to other form, ठीक है, from one form to other form. तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए। ये बेटा मास आपको 7 के साथ याद करने, देखो बेटा थ्योरी में कहीं दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, तो थ्योरी तो आपको समझ में आएगी।
अब इसका यूज क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं अपन थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, नोट कर लिया सबने? हाँ, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, बात करते हैं साइनिया सीथिया बात करते हैं। एक बार पहले केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन कर दो, फिर न्यूक्लियर पे पहुंचते हैं अपन। तो अब देखो बेटा सुनो, जैसे मैं आपसे ऐसा बोलूं कि मेरे पास एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब अपन हीट करते हैं तो इस तरह से टूटेगा। कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो एक बात दिमाग में फिट कर लो, ठीक है ना। आपके पास कोई भी कार्बोनेट है, चाहे एनी कार्बोनेट, ठीक है, उसको हीट करने पर, ठीक है, आपको बनाना है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। किनको छोड़कर? एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। इन चार के कार्बोनेट को छोड़ दो, बाकी दुनिया में किसी का भी कार्बोनेट आ जाए, हीट करेंगे। अब ये क्यों नहीं टूटते, ये अपन आगे एक चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें रीजन मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो आप लर्न करें। तो जैसे देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास है MgCO3, हीट किया मैंने, तो मैंने क्या बोला, इन चार को छोड़ के अगर दिख रहा है नहीं है सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, क्या करो इसमें से CO2 निकालो। तो MgCO3 में से CO2 निकाल लो, तो एक कार्बन निकल गई, दो ऑक्सीजन निकल गई, तो पीछे क्या बचा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उसको साथ में जोड़ के लिख दिया। मैंने लिखा ZnCO3, ये लिया। इसमें से CO2 निकालो, निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, जिंक ऑक्साइड बचा, है ना। सपोज जैसे मेरे पास आ गया PbCO3, ठीक है, ये चार नहीं होने चाहिए, चार नहीं है क्या करेंगे, देखो CO2 निकाल दो इसमें से PbO बन गए। तो दुनिया में कभी भी इस तरह कोई कार्बोनेट दे दे आपको, हाँ कोई सा भी ले ले बेटा, ये ले CuCO3, CuO प्लस CO2। अब इसका रीजन अभी समझ में आएगा नहीं, तो एक बार आप याद रखें, क्योंकि रीजन अपना आएगा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर। तो मैंने क्या बोला, कोई भी कार्बोनेट हो, हीट करोगे, उसमें से CO2 निकाल दो, ठीक है, समझ में आएगी बात। CO2 निकाल दोगे, बाकी जो बच गया उसको जोड़ के लिख दो। हाँ देव, सर CU2 नहीं होता क्या शायद, मतलब एक कंपाउंड CU2 नहीं बनता क्या? Cu अभी तो क्यूप्रिक है ना, क्यूप्रस थोड़ी लिया मैंने। अच्छा, कॉपर की दो अलग अलग होती है ना। हाँ, तो अगर उस वो ले तो उसका बना देंगे अपन ऑक्साइड, वो भी बता देंगे आपको, ठीक है। तो भैया ये अभी आप याद रखें, काम आएगा। ये चंडाल चौकड़ी याद कर लें, चंडाल चौकड़ी, चौकड़ी मतलब चार, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अभी आप लर्न करें इसको, उसका रीजन क्या है कि ये क्यों नहीं टूटते, ये क्यों टूटते हैं, उसका रीजन अपन पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। तो एक बार तो मेरी आपको पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप इसको याद रखें, चंडाल चौकड़ी, ठीक है। चलिए अब अपन इस पे लौटते हैं, नोट कर लिया हो तो इस पे लौटते हैं अपन। देखो साहब, चंडाल चौकड़ी कौन कौन है, चंडाल चौकड़ी में कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ये लर्न कर लें, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये याद कर लें। इनके अलावा दुनिया में किसी भी एलिमेंट का कार्बोनेट आ जाए, हीट करके CO2 निकाल देनी है, बाकी आपको रख लेना है,
ठीक है, चलिए अब काम का क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। रीजन अपन पढ़ेंगे बॉन्डिंग के अंदर, अभी आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए अभी तो बताने का कोई सेंस नहीं है। अब देखो बेटा सुनो, अब ये बताओ, देखो ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम का मास मैंने यहां लिख रखा, देखो 40, कार्बन का मैंने यहां लिख रखा है 12, ऑक्सीजन का मैंने यहां रखा 16 इंटू 3, सोल्व करेंगे 100 ग्राम आ जाएगा, आ जाएगा। इधर आ जाओ, कैल्शियम ऑक्साइड 40 प्लस 10 ये हो गया, सॉरी 40 प्लस 16 ये हो गया 56, ठीक है, और कार्बन का 12, 16 इंटू 2 ये हो गया 44 ग्राम। तो चेक कर लो बेटा, इधर 100 ग्राम है ना, है कि नहीं, इधर कितना है 56, इधर कितना है 44, दोनों को जोड़ दीजिए आप, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ गया, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आपसे करें ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि मेरे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो बताओ ये कितना कितना बनेगा। बेटा गैस का तो मैंने मॉलिक्यूलर वेट लिया ना, सिन्हा साहब, अभी तो हमने मॉलिक्यूलर वेट लिया ना, मॉलिक्यूलर वेट तो चाहे कोई सा भी निकाल सकते हैं अपन। हेलो सुयस, हाँ सर, समझ में आ गया वो हाँ बेटा बोल। सर वो गैस को मेजर मीटर क्यूब में नहीं होता क्या, मतलब वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम कैसे मेजर करिए हम लोग। अभी मुझे वॉल्यूम चाहिए ही नहीं, अभी तो मास चाहिए ना, वॉल्यूम वाला भी बताऊंगा मैं आपको, मास निकालने में तो वॉल्यूम की कहां जरूरत है। CO2 किससे बना हुआ है, कार्बन और कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन का एटॉमिक मास और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेके मैंने जोड़ दिया, आया समझ में। हेलो, हाँ थैंक यू सर। वो आगे आएगा, वॉल्यूम वाला भी समझाते हैं आपको। हाँ भैया देखो सुनो, देखो 100 ग्राम लिया तो 56 एंड 44 मिल रहा था, अब मैंने 10 ग्राम ले लिया, चेक करो, तो बेटा आप बताओ कि 100 से जब 56 मिल रहा था तो एक से कितना मिला, ये मिला, 100 से 56, तो 1 से कितना मिला 56 डिवाइड बाई 100, तो 10 से कितना मिला, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, कितना मिल गया 5.6 ग्राम, ठीक है। अब बताओ ये 100 से कितना मिला 44 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया 4.4 ग्राम, गया कि नहीं हो गया, समझ में आ गई बात, ये समझ में आया बच्चों, आसान सी बात है, यूनिटरी मेथड जो आपने 9-10 में पढ़ा है। अब देखो मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, इससे मेरे को मिला 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिली आपकी 4.4 ग्राम, तो जितना मास आपका इस तरफ था उतने इस तरफ है, यानी मैं कह सकता हूं कि ये 100% प्योर है कि नहीं है भैया, ये कितना परसेंट प्योर है 100% प्योर है, समझ में आ गया, ये हो गया आपका 100% प्योर। भाई आप सोचिए आपने 10 मार्क्स का एक पेपर दिया और टोटल 10 मार्क्स आ गए, इसका मतलब आपके पूरे में से पूरे आगे कि नहीं आगे, आगे। अब एक बात बताना भैया मेरे को, जैसे सपोज आपने, जैसे अपन मार्केट से गेहूं लेके आए, उसके अंदर कुछ कचरा होता है, मान लीजिए कचरा एकदम ही नहीं है, इसका मतलब 100% एकदम सही है वो, और उसमें मान लीजिए कुछ कचरा है ना, कुछ कंकड़ है, पत्थर है, कुछ और चीजें हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए कि अपन ऐसा बोलें कि 100 kg में 1 kg कचरा निकल गया, निकल सकता है, तो इसका मतलब अब उसकी प्योरिटी 100% हुई क्या। भी मैं 100 kg मार्केट से गेहूं लेके आया, एक ऐसा सैंपल है जिसमें
कोई सा भी छोटा सा भी टुकड़ा मतलब कुछ नहीं निकला, पूरा पूरा सही है, तो 100% प्योर है। एक ऐसा सैंपल है कि 100 kg में 1 kg कचरा निकल गया, है ना, आपके उसमें कुछ हो सकता है कि मिट्टी के पार्टिकल निकल गए, कंकड़ निकल गया, पत्थर, तो 1 kg वो बाहर गया, इसका मतलब कितना परसेंट प्योर रहा? 99%। अब एक बात सुनना बेटा ढंग से, मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास मान लो ये 10 ग्राम सैंपल है, क्या है? 10 ग्राम सैंपल है। इस 10 ग्राम सैंपल से मुझे 2.8 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला, ठीक है, और ये मुझे मिला 2.2 ग्राम CO2, ठीक है, 2.8 ग्राम मिला कैल्शियम ऑक्साइड एंड 2.2 ग्राम मिला CO2, ठीक है। तो बताओ कैल्शियम कार्बोनेट के सैंपल की परसेंटेज प्योरिटी कितनी हुई, मतलब उस सैंपल में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? उस सैंपल में 50% है ना, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया भाई? सैंपल का मतलब हो सकता है इस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ आप कुछ मिट्टी भी डाल रखी होगी, मे भी मिट्टी भी डाल रखी होगी, लेकिन मिट्टी से तो ये नहीं बनेगा ना, ये तो किससे बनेगा? ये तो बनेगा आपके कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है ना। तो इधर कितना हुआ देखो, 2.8 एंड 2.2 जोड़ो, कितना आ गया? 5 आ गया, यानी इधर 5 ग्राम में क्या है आपका कैल्शियम कार्बोनेट है कि नहीं है? ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या भाई? इस इक्वेशन के बेसिस पर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं, टोटल मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल होगा मास ऑफ CaO मास ऑफ CO2, सही है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना है? 2.8, वो कितना है? 2.2, यानी कितना हो गया ये हो गया आपका 5 ग्राम। आपने सैंपल कितना लिया? 10 ग्राम, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 5। तो देखो बेटा 10 ग्राम सैंपल में 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो 1 में कितना आया? 5/10। तो 100 में कितना आया? 5/10 इंटू 100, यानी कितना हो गया? सॉरी 5/10 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 50%। आ गया कि नहीं आ गया भाई? ये जो मिला, जो कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 वो मिला तो इसी से। अब जितना मास इधर बना होगा उतने इधर कैल्शियम कार्बोनेट होगा, बाकी कुछ कचरा हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, पत्थर हो सकते हैं, उससे तो नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो इससे अपन ने क्या निकाली? परसेंटेज प्योरिटी निकाली मैंने, निकाली कि नहीं निकाली? बोलो, ये समझ में आया सबको? अरे ये समझ में आया क्या? किसी को डाउट है? बेटा अगर इंप्योरिटी है तो अपन क्या बोलेंगे भाई? जैसे ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 वो तो बनेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट से ना, बाकी इंप्योरिटी रह जाएगी। अपना एक टॉपिक आएगा परसेंटेज प्योरिटी, वो अपन पढ़ेंगे पूरा ढंग से, तो अपन उस टाइम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो आपका क्वेश्चन है। चलिए ये तो हो गया आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। तो सेकंड रूल लिखते हैं अपन, हेडिंग डालो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको बोल सकते हैं कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, सुनो,
ये रूल सुनिए ढंग से। जैसे सपोज मैं अगर आपसे ऐसा बोलूं कि मुझे H2O को बनाना है, तो H2O को जैसे एक तो मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन से बना सकता, एक मान लीजिए जैसे मेरे पास ये CH4 है, इसको मैंने हीट किया तो इससे भी मिल जाएगा H2O, ठीक है। एक मान लीजिए जैसे ग्लूकोज है, उसका भी मैंने कंबशन किया, उससे भी मुझे H2O मिल जाएगा। अलग अलग तरह की रिएक्शन में हमें H2O मिलेगा। अब ये H2O, ये H2O, ये H2O, आप इसमें से कोई सा भी H2O ले लो, सब में हाइड्रोजन के 2 एटम है, सब में ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है ना। तो अगर अपन इस H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालें, कैसे निकालोगे बेटा, देखो सुनो। हाइड्रोजन का हो गया 2 × 1, ऑक्सीजन का हो गया 16, हो गया, टोटल कितना हो गया 18, हो गया, ठीक है ना। तो अब आप इस वाटर के मॉलिक्यूल का निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो, किसी का निकाल लो, है ना, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए निकालना चाहते हो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, एक बात बताओ, टोटल हाइड्रोजन का मास कितना है, सॉरी वाटर का 18 है, उसमें से हाइड्रोजन कितनी है, 2 ग्राम है। तो बेटा 18 में अगर 2 है तो 1 में कितनी होगी, 18 में 2 तो 1 में होगी 2/18 मल्टीप्लाइड बाई 100। सीधे से अगर मैं कहता हूं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 18 में ये कितना है 16, तो 1 में हो गया ये, आ गया कि नहीं आ गया, ये परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब चाहे आप इस सैंपल को लेके निकालो, चाहे इस सैंपल को निकालो, चाहे इसको निकालो, सबकी मास परसेंटेज एक ही आएगी। मतलब वो फिक्स है, डेफिनेट है, कांस्टेंट है। वाटर चाहे आपके घर का हो, चाहे मेरे घर का हो, है ना, चाहे कैटरीना कैफ पी रही हो वो पानी हो, ठीक है ना, चाहे नरेंद्र मोदी पानी पी रहा हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पानी पी रहा हो, कोई सा भी पी रहा हो, ठीक है ना, केमिकली वाटर यही है, ठीक है ना। सबके वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है और ऑक्सीजन में आपका 1 एटम है, टोटल मास 18 रहेगा। ऐसे नहीं है कि साहब ऋतिक रोशन जो पानी पी रहा है, कैटरीना कैफ पानी पी रहा है, वो कुछ ज्यादा अच्छा होगा, मतलब कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट का जो मास परसेंटेज आता है वो फिक्स होता है। आप उसको किसी भी मेथड से बनाए, किसी भी सोर्स से ले, सोर्स इन द सेंस जैसे हो सकता है कि एक हम रिवर से वाटर का मॉलिक्यूल लाए, एक हम पॉन्ड से लेके आए, एक अपन ओशियन से लेके आए, एक ग्रेट ओशियन से लेके आए, ठीक है, एक बीकानेर से लिया, एक दिल्ली से लिया, एक बॉम्बे से लिया, कहीं से भी लो, फिक्स रहना भैया, यही रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग आ गया वाटर में, ठीक है ना। वाटर का हल्का या भारी होना उसके अंदर जो दूसरी इंप्योरिटी होता है ना उस पर डिपेंड करता है। सामने देखो बीकानेर का वाटर बहुत सॉल्टी है ना, बहुत ज्यादा सॉल्ट आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई कि कोई भी आपका कंपाउंड हो, उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उनका मास परसेंटेज हमेशा फिक्स रहेगा, चाहे आप उसको किसी भी मेथड से बना लो, कहीं से भी ले लो, यानी ना तो वो सोर्स पे डिपेंड कर रहा है और ना वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बेटा। तो फटाफट इसको लिखिए आप, लिखिए इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड mass ratio of different element, in a particular compound mass ratio of different element comma mass percentage of different element remains constant, remains constant and it does not depend upon, and it does not depend upon method of preparation and the type of source, and the type of source,
ठीक है। हाँ निरुद्ध, अनिरुद्ध बोल। अरे अपना माइक सही कर ले। हाँ भैया, तो ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कंपोजिशन। वैसे एक साइंटिस्ट था प्राउस्ट, उसने दिया था। साइंटिस्ट के नाम आजकल आते नहीं है, तो नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसको दिया था, ये साइंटिस्ट था प्राउस्ट, और उससे पहले जो था वो साइंटिस्ट था लेवोजियर। ठीक है ना। हाँ भैया देखो सुनो, जैसे हमने वाटर को बनाया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से, जैसे हमने वाटर को मीथेन का कंबशन करके बनाया, ग्लूकोज का कंबशन करके बनाया, मैंने नदी से पानी लिया, एक तालाब से पानी लिया, है ना, किसी समुद्र से लिया, कहीं से भी वाटर लिया, वाटर का जब मैंने मॉलिक्यूलर मास निकाला, चाहे इसका निकाला चाहे इसका निकाला चाहे इसका, सब में सिमिलर आ रहा है। ठीक है ना, सब में ये क्या आ रहा है, सिमिलर आ रहा है। ठीक है ना, इनका जो मास रेशियो है वो भी कांस्टेंट है, वो भी आपका चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना तो मास रेशियो चेंज हो रहा है, ना इनका मास परसेंटेज चेंज हो रहा है। जैसे देखो सुनो, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है CO2, इसको किस किस से बना सकता हूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। इसको मैं इससे भी बना सकता हूं, ठीक है, इसको मैं इससे भी बना सकता हूं, ठीक है, इसको मैं इससे भी बना सकता हूं, अभी बताया था कार्बोनेट आपको। तो आप CO2 को किसी से बनाओ, कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है ना, या परसेंटेज है, वो हमेशा क्या रहेगी आपकी, वो आपकी हमेशा फिक्स रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग रूल है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालो भैया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब समझना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो, अपन ले रहे हैं नंबर थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल है ना, ये दिया था बेटा, एक साइंटिस्ट था जॉन डॉल्टन। साइंटिस्ट के नेम नहीं आते, जमाना गया वो। ठीक है ना, तो अब इसने क्या बोला समझे, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, जो इसका बेसिक थीम है या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, दो में से मान लीजिए एक A है एक B है, इस A का मास अगर हम फिक्स करें और B का मास वेरिएबल करें, तो जो B का वेरिएबल मास होगा वो एक सिंपल रेशियो में आएगा। अब ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, मान लीजिए मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट के कंबाइन करने से क्या क्या बना, CO और CO2 बन गया। कितने एलिमेंट है, दो, मैंने दो कंपाउंड बनाए, CO एंड CO2। CO के अंदर कार्बन है 12 ग्राम, ऑक्सीजन है 16 ग्राम, CO2 के अंदर 12 ग्राम 32 ग्राम। मैंने बोला एक एलिमेंट का मास फिक्स, देखो ये मास फिक्स है? दूसरे एलिमेंट का मास वेरिएबल है। तो ये तो कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। एक एलिमेंट का मास फिक्स होगा, दूसरे का मास वेरिएबल होगा। तो जो वेरिएबल मास है वो हमेशा एक सिंपल रेशियो में आ रहा है,
बस ये इतना सा रूल है आपका। सुन लीजिए, whenever two element reacts with each other to form two or more different compounds, then definite mass of particular element which reacts with different mass of other element, then different mass of other element will always in simple ratio। ठीक है ना? और एग्जांपल लेते हैं, अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, जैसे मान लीजिए मेरे पास सल्फर है और ऑक्सीजन है, मैंने इसे ये बनाया SO2 SO3 बनाया। देखो इसमें सल्फर और सल्फर, यहाँ 32 ग्राम सल्फर, इधर भी 32 ग्राम सल्फर। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, दो का कितना हो गया 32 ग्राम, तीन का कितना हो गया 48 ग्राम। देखो बेटा ये फिक्स है फिक्स, ये तो फिक्स है, और ये क्या है वेरिएबल है। ये अगर आप इनका रेशियो लोगे तो कितना आ जाएगा 2:3। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली दो एलिमेंट ढूंढ लेने हैं। देखो दो एलिमेंट है कि नहीं है? दो एलिमेंट है, मतलब सल्फर एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट है कि नहीं है? समझ में आया? जैसे मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैंने एलिमेंट दो बोले, कंपाउंड नहीं बोले, ध्यान से सुन लेना। जैसे मुझे बताओ कि CO2 और H2O, क्या इस रूल को फॉलो करेंगे क्या? CO2 एंड H2O क्या इस रूल को फॉलो करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्यों नहीं करेंगे? बेटा देखो तीन एलिमेंट आ गए, हाँ वेरी गुड, तीन एलिमेंट आ गए, चेक करो। देखो कौन कौन से, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है। आपको इस रूल को समझने के लिए सिंपल सा फंडा ध्यान रखो, दो एलिमेंट होने चाहिए बस, है ना? क्योंकि आपको जो एग्जाम में से करना है ना, वो इस तरह से ज्यादा बेटर है। जैसे सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं, बताओ SF2 SF4 SF6, क्या ये जो कंपाउंड्स है वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं? कर रहे हैं बेटा, कर रहे हैं ना? क्यों? आप एलिमेंट ढूंढने कितने, दो, सल्फर एंड फ्लोरीन कर रहे हैं, ठीक है ना? कंपाउंड मत गिन लेना, मैंने यहां लिखा है दो एलिमेंट, ये ध्यान रख लेना भाई। फिर देखो जैसे अगर मैं कहता हूं कि PCl3 PCl5, बताओ दो एलिमेंट कौन कौन से, फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, क्या इस रूल को फॉलो करेंगे? कर लेंगे साहब? बोलो। अच्छा बताओ, अगर मैं कहता हूं H2O एंड H2S, क्या इस रूल को फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो पहले इतना समझ में आया, है ना? फिर अपन और एग्जांपल करते हैं। अभी एक बच्चे का आ रहा है कि NO2 वाला वो कैसे होता है, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले इतना लिख लेते हैं, फिर दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं अपन। तो पहले इसका रूल लिखो आप फटाफट। लिखिए, अरे समझा रहे हैं नाइट्रोजन वाले, अभी एक मिनट लिख लो आप पहले। लिखिए, when two different element reacts with each other to form a series of compound हेलो हेलो सर।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे ये H2O है और इसमें एक H2O या एक OO, तो क्या कह मतलब रहा है? ये आपने कहा कि जैसे H2O और H2S, शायद अपना एग्जांपल लिया है, 2 एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, तो एलिमेंट कितने हो गए इसमें? इसमें एलिमेंट 3 हो गए। हाँ, तो फिर काम कैसे करेगा ये रूल? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर H2O हो और एक H2O या O2 हो तब, H2O और सिर्फ O2? मतलब हाँ, अगर ऐसा कोई एग्जांपल हो वो तो। तो आपस में रिएक्ट ही नहीं किए ना। एक आप कह रहे हो H2 और एक O2, वो दोनों एलिमेंट दोनों कंपाउंड बताने चाहिए ना। देख, जैसे कार्बन ऑक्सीजन दोनों में है, दोनों में है। यहाँ हाइड्रोजन जिसमें आ गया, इधर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो कंपाउंड कहाँ बना फिर आपका? दोनों रिएक्ट करके कंपाउंड तो बनाए पहले, समझ आई बात? हाँ ऐसा तो आपने ऐसे बोल दिया कि मैंने ऐसे लिख दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आपने बोला दो एलिमेंट फॉलो कर लेंगे, रिएक्ट करके कंपाउंड तो बनाओ पहले, समझ आया क्या? हाँ। हाँ भैया, आप लिख रहे थे when two different element reacts with each other to form a series of compound, then in these compounds if mass of one element is taken constant and the mass of other element is variable, then variable mass of that element will be present in a simple ratio, अरे बेटा समझा रहे, थोड़ा सा वेट करो रिया सहगल, समझा रहे हैं, एक बार आप नोट करो, ये वो भी समझा रहे हैं, N2O वाला भी समझा रहे हैं आपको, एक बार ये नोट कर लो। ये नोट कर लो, अभी दूसरे एग्जांपल भी समझाता हूं मैं आपको। अच्छा ओके बेटा, ओके रिया, ओके। बेटा जो बच्चे नए हैं वो एक बार आप YouTube पे वीडियो देखे, सम बेसिक कंसेप्ट्स वाले में, वीडियो नंबर 4, 5 एंड 6, एंड कोशिश करेंगे इस सैटरडे और संडे को आपकी बैकअप क्लास लगा के मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर बाद में। बट एक बार वीडियो जरूर देखें आप,
तो सैटरडे संडे को क्लास लगा लेंगे फिर अपन। नोट हो गया बेटा सबका? चलिए अब थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेते हैं अपन। आपको इसमें है ना बेसिक थीम याद रखनी है, मल्टीपल प्रोपोर्शन में 2 एलिमेंट बस। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि बताइए, मेरे पास एक है CH4, एक है C2H6, क्या ये जो कंपाउंड है मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे? निखिल ने बोला नो, कई बच्चे नो बोल रहे हैं। अरुणा यस, लक्ष्य विष्णु यस। चलिए आंसर यस है, करेंगे। अब देखो कुछ बच्चों को दिक्कत क्यों आई वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो उनको ऐसा लगा, देखो बेटा सुनो, कार्बन का इधर 12, हाइड्रोजन का 4, कार्बन 2 है तो कितना हो गया 12 इंटू 2 यानी 24, और ये कितना हो गया आपका देखो 6। अब बच्चे के दिमाग में आती है कि किसी एक का मास तो कांस्टेंट है ही नहीं, तो कर लेंगे ना। देखो बेटा सुनो, या तो आप इसको 24 बना दो या इसको 12 बना दो। कैसे बना सकते हैं? देखो मैं इस CH4 में एक काम करता हूं, वापिस यहां लिखता हूं। देखो इसको भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको भी 2 से कर देता हूं। कर सकते हैं, मैथमेटिकली गलत थोड़ी ना। इसको भी किया, इसको भी किया, ये कितना है 24, ये 6। देखो अब ये कांस्टेंट हो गया, चेक करो, ये भी 24, ये भी 24, तो अब ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 6, यानी 8:6। तो फिक्स तो करने में क्या दिक्कत है, अपन उसको उसके अकॉर्डिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हो कि मान लीजिए आप जैसे कार्बन और हाइड्रोजन है CH4 C2H6, इसको 12 और ये 4 है, इसको 12 बना दो। तो 24 को 12 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दूं क्या? बोलो। तो इसको 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 12, इसको भी 2 से करो, ये भी कितना आ गया 3। तो रेशियो क्या आया 4:3। आप देखो बेटा यहां भी रेशियो क्या आ रहा है 4:3। ठीक है, तो ये तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि जैसे आपको लग रहा है कि ये एलिमेंट ये 12 है, ये आपका है ना 24 है, तो कैसे करेंगे इसको? तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। आप क्या करो, मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप एलिमेंट काउंट कर लो, ठीक है ना, आप एलिमेंट काउंट कर लोगे, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है साहब, समझ में आई बात? अरे समझ में आया, एलिमेंट काउंट करने हैं, बाकी दिमाग में भूल जाओ सब कुछ। भाई ये 12 और ये 4, बच्चा कहता है 24, तो सर वेरिएबल है ना, तो बेटा इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको भी कर दे, क्या दिक्कत है, प्रोपोर्शन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो अब मुझे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, यानी बेटा इसकी बेसिक थीम सिंपल से ये है, 2 एलिमेंट काउंट कर लो, है ना, रिसर्च मत करो, एलिमेंट काउंट करना सीखो। जैसा अगर आपसे पूछूं NO, N2O, N2O3, NO2, N2O5, क्या ये कंपाउंड इस रूल को फॉलो करेंगे? करेंगे साहब। अब हो सकता है कुछ बच्चे को लग रहा है सर यहाँ N है यहाँ N2 है, तो कोई नहीं ना, अपन इनको कर सकते हैं। देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया N2O2, ये N2O है, ये N2 है, इसको भी 2 से कर दो तो ये N2O4, ये भी क्या हो गया N2O5। देखो N2 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 N2। अब आपको ऑब्जेक्टिव में ये तो नहीं पूछेगा कि भाई तूने कैसे किया, आपको क्या करना है, एलिमेंट काउंट कर लेना है। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। कौन कौन से? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब ये रूल को फॉलो करेंगे। हाँ बस ले दे के एक ही जेकरा लगाना है,
कि साहब 2 एलिमेंट होने चाहिए, है ना। बस मल्टीपल प्रोपोर्शन रूल को सीखने का एक सिंपल सा फंडा है, 2 एलिमेंट होने चाहिए, बस। ये एग्जांपल नोट करना चाहिए तो कर लें आप। रेशियो की जरूरत नहीं है बेटा, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि क्या ये कंपाउंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहे हैं क्या, बस इतना सा पूछेंगे आपको। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे बताओ, मैंने बोला NaCl NaBr, ठीक है, फिर मैंने बोला NaOH KOH, ठीक है, फिर मैंने बोला H2O H2S, फिर मैंने बोला कि CO2 CO। इसमें से कौन मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है? मल्टीपल प्रोपोर्शन इज फॉलोड, तो आंसर विल बी डी। बस 2 एलिमेंट काउंट कर लो और कुछ नहीं। एलिमेंट काउंट करने बेटा बहुत सिंपल सी बात है। डेफिनेशन पे जाओगे तो दिक्कत करेगी, डेफिनेशन पे मत जाओ। जो मैंने बेसिक थीम बोली है, बेसिक फंडा बोला है, बेसिक कंसेप्ट बोला है, उसको दिमाग में फिट करो, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो बेटा एलिमेंट तो काउंट कर ही लेंगे क्योंकि अब आप 10th पास हो सारे, है ना, इतना तो आपने नॉलेज गेन किया ही है 9-10 तक, तो ठीक है। तो अब जो अगला रूल है ना वो समझते हैं, उसको थोड़ा ढंग से समझना एकदम अच्छे से। अपन बात करते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक थीम है, वो 3 एलिमेंट होने चाहिए। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 3, है ना। एंड ईच शुड बी रिपीटेड ट्वाइस। देखो एग्जाम में क्वेश्चन तो आपका इससे ही हो जाएगा। हाँ हाँ दिया रहेगा, पढ़ाने तो दे बेटा मेरे को एक बार। 3 एलिमेंट ईच शुड बी रिपीटेड ट्वाइस। जैसे देखो मान लीजिए 3 एलिमेंट एक बार हाइपोथेटिकली मैंने ले लिया ABC, ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, देखो AB के साथ कंबाइंड हो सकता है और AC के साथ कंबाइंड हो सकता है, हो सकता है। अच्छा BA के साथ ऑलरेडी कंबाइंड हो चुका। अरे साइंटिस्ट यार क्या तुम लोग है ना। हाँ मैं देखो AB के साथ कंबाइंड हो सकता है, AC के साथ कंबाइंड हो सकता है, BA के साथ या AB के साथ, ये तो बात ठीक है। और A क्या हो सकता है? B और C। 3 एलिमेंट देखो ABC, ठीक है ना। मैं कोई चीज पढ़ा दूं ना उसके बाद आप क्वेश्चन पुट अप किया करो, स्टार्ट नहीं किया उससे पहले ही आपके शुरू हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान रखा करें आप। तो देखिए 3 एलिमेंट है ABC। अब इसमें देखो A 2 बार आ गया, चेक करो आ गया कि नहीं आ गया, ये 2 बार, ठीक है। फिर देखो B 2 बार आ गया क्या? B देखो 2 बार आ गया। और C 2 बार आ गया क्या? C 2 बार आ गया, आ गया। ये तो है बेसिक थीम। अब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। जैसे मेरे पास क्या है कि मैंने हाइड्रोजन लिया, उसको एक बार मैंने रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, एक बार करवाया सल्फर के साथ। तो 3 एलिमेंट लेकर चल रहा हूं मैं, कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। ध्यान दें 3 एलिमेंट कौन कौन से लेकर चल रहा हूं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर।
तो ये जो ऑक्सीजन और सल्फर है वो दोनों हाइड्रोजन के डेफिनेट मास से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना। तो क्या बना, देखो यहां बना H2O, यहां क्या बना H2S। तो देखो इस कंपाउंड में क्या है, इस कंपाउंड में 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम सल्फर। ठीक है, तो जब ये दो कंपाउंड बने, ठीक है ना, जब ये दो कंपाउंड बने तो हमने 3 एलिमेंट काम में लिए। उन 3 एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो कॉमन है उसका मास फिक्स है। कौन सा कॉमन है इन दोनों में, इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन कॉमन है, उसका मास क्या है, फिक्स है। तो ये तो फिक्स है। तो अब बेटा देखो इसके अंदर अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर का मास रेशियो देखो, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ सल्फर, तो ऑक्सीजन का मास है 16, सल्फर का 32, रेशियो आया 1:2। आया कि नहीं है, आ गया, रेशियो 1:2 आ गया। अब देखो कि हम क्या कहते हैं, टोटल कितने कंपाउंड बनेंगे, 3 बनेंगे, 2 तो बना चुके। अब ये दोनों आपस में भी रिएक्ट कर सकते हैं, देखो तो दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो बना S+O2, मैं बना दूंगा SO2, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 2O, बनेगा SO2। 3 कंपाउंड बनेगा ना, A B के साथ, A C के साथ, B C के साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन सल्फर के साथ, और दोनों आपस में भी। तो अब इस SO2 में देखो मास ऑफ सल्फर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सल्फर का मास, अच्छा ऊपर ऑक्सीजन लिया तो ऊपर उधर भी ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन ले लो, अपन ऐसा कर लेते हैं। तो सल्फ ऑक्सीजन का कितना है इसमें बताओ, आपका ऑक्सीजन का कितना है, 2 है ना, तो 2 है तो अपन क्या बोलेंगे 32, ठीक है। और इधर क्या आ रहा है बताओ, इधर भी आ रहा है 32, ये आया मेरे पास, ठीक है। अब एक काम करो, इसको अपन ऐसा कर लेते हैं ना, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। मैं सल्फर का ऊपर ले लेता हूं, सुनिए, मैं मास ऑफ सल्फर ऊपर ले लेता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन, तो 32 और ये हो गया 16, यानी ये आ गया 2, और यहां मास ऑफ सल्फर और ये ऑक्सीजन मैंने ऐसे ले लिया, तो ये आ गया आपका देखो 32 और 32, ये कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो अब अगर मैं बोलूं कि जो यहाँ मास रेशियो आया और जो मास रेशियो यहाँ आया, ये मास रेशियो और ये मास रेशियो, इस मास रेशियो को आप बोल दो मान लो x और ये y, तो ये जो मास रेशियो है ना वो आपस में एक सिंपल मल्टीप्लायर होंगे। जैसे मैं ऐसा कह सकता हूं क्या, देखो कि जो x है वो 2y हो गया कि नहीं हो गया, x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है 1, तो ये होगा। एक बार वापस सुन लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ ढंग से, थोड़ा समझ लेना। देखिए इसमें 3 एलिमेंट होंगे, कितने एलिमेंट है 3, हर एलिमेंट कितनी बार रिपीट होगा, 2 बार, ट्वाइस। तो जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी ले लिए, तो एबीसी में देखो क्या हो गया, एक बार ए बी के साथ कंबाइंड हुआ, एक बार ए सी के साथ कंबाइंड हुआ, ए बी ए सी, दोनों में ए कॉमन है, फिर बी और सी आपस में कंबाइंड हो गई, ठीक है। तो टोटल 3 कंपाउंड बने। तो अब जैसे मैंने क्या कर लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर ले लिया, ठीक है। हाइड्रोजन को मैंने बोल दिया ए है, ऑक्सीजन को मैंने बोल दिया बी है, और सल्फर को मैंने बोल दिया सी है, सपोज ऐसा बोल दिया। तो एक बार ए को कंबाइंड करो बी के साथ, एक बार ए को कंबाइंड करो सी के साथ, कंबाइंड किया तो H2O H2S बना। तो यहाँ इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कांस्टेंट है, चेक करो, यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन है, 32 ग्राम सल्फर है, ठीक है। तो जब मैंने इसका रेशियो लिया तो वो रेशियो कितना आ गया आपका 32/16 2 आ गया। उल्टा करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 0.5 आ जाएगा तो इधर 1 आ जाएगा, तो 0.5 और 1 तो अपना आप वो भी अपन कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 1 भी क्या होता है, 0.5 का 2 टाइम होगा कि नहीं होगा, 1.5 का कितने टाइम होगा, 2 टाइम होगा ना। फिर ये रेशियो मैंने यहाँ देख लिया। अब जब ये दोनों आपस में कंबाइंड करें, यानी बी और सी आपस में कंबाइंड करें, तो बना SO2। तो यहाँ मास क्या आया, मास ऑफ सल्फर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, ये आया, इनका रेशियो आया 1। तो ये रेशियो 2 है, ये रेशियो 1 है। तो ये जो दोनों रेशियो है ना वो एक दूसरे के सिंपल मल्टीप्लायर होंगे। मल्टीप्लायर का मतलब क्या हो सकता है, जैसे x2y हो सकता है, x3y हो सकता है y आपका 2x आ जाए, हो सकता है y 4x आ जाए, ऐसा आएगा। ऐसा कभी नहीं आएगा ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ऐसा कभी नहीं आएगा कि 1.5 y आ गया आपका x
2.3y आ गया, ये नहीं आएगा, ठीक है ना। हमेशा सिंपल मल्टीप्लायर आएगा 1 2 3 4। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया क्या? चलो वापस सुनो, जिनको नहीं समझ आया वो सुन लो। देखो 3 एलिमेंट लेने और हर एलिमेंट 2 बार रिपीट होगा, ठीक है। तो हाँ हो सकता है बेटा एक्स और वाई, वो भी मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक्स और वाई भी हो सकता है, वो भी अपन लेंगे अभी थोड़ी देर में। देखो तो हमने क्या बोला, 3 एलिमेंट है ए बी सी, ए बी के साथ कंबाइंड हो सकता है ए सी के साथ, तो ए बी ए सी और बी सी। तो हमें क्या करना है कि 2 अलग अलग एलिमेंट जो है उसका किसी तीसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास से रिएक्ट करवाना है। तो 2 अलग एलिमेंट है, तीसरे एलिमेंट के कांस्टेंट मास से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो इन दोनों एलिमेंट का जो मास रेशियो आ रहा है यहाँ पर, वो का वो मास रेशियो या उसका सिंपल मल्टीप्लायर उस कंपाउंड में भी रिपीट होगा जो कंपाउंड उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बन रहा हो। तो बेटा जब हमने हाइड्रोजन यहाँ कॉमन लिया और ऑक्सीजन और सल्फर से रिएक्ट करवाया तो बना H2 और H2S, ठीक। तो ये तो कॉमन है दोनों में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ आप क्या चेक कर रहे हो कि ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो ये आ गया, सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो ये आ गया, ठीक है ना। तो ये एक्स आ गया। अब किसी बच्चे का दिमाग मारा कि आप ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो ले लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर मैं इधर लेता हूँ ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो क्या हो जाएगा 16 और 32, तो कितना हो गया ये आ गया 0.5 आ गया सपोज, ठीक है। और इधर क्या आएगा बोलो ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो, इधर क्या आएगा ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो, वो आएगा 32/32, वो 1 आ गया। तो बेटा 0.5 और 1, तो 1.5 का कितने टाइम है, 1.5 का कितने टाइम होता है, 2 टाइम हो गया ना। तो सिंपल मल्टीप्लायर आया कि नहीं आया? अरे अगर आप उल्टा करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन ऊपर ले लो सल्फर नीचे ले लो। ये 0.5 है और इधर कितना है 1 है, तो 1 भी तो 0.5 का डबल होता ना, ये मैंने बोला है, ठीक है ना। तो लिखिए पहले आप इसको, लिखो बेटा फटाफट, मैं 2 मिनट लूंगा आपके ये ताकि पूरा हो जाए आपका। आज थोड़ी सी क्लास 5 मिनट बड़ी होगी, कोई बात नहीं। लिखिए लिखिए when two different element when two different element reacts with constant mass of third common element then mass ratio of these two elements will be repeated as such or in simple integral multiply in that compound which is formed by the combination of these two elements। देखो अब लैंग्वेज तो थोड़ी इसकी अजीब सी है, आप बेसिक थीम ध्यान रखो, एक बार आप इसको नोट कर लो। हाँ बना सकते हैं, SO3 बना सकते हैं, एक बार आप इसको नोट करो।
बट बेटा अपन जनरली अपन हमेशा वो कंपाउंड बनाते हैं जो मोस्ट कॉमन होता है ना। तो SO3 और SO2 में से मोस्ट कॉमन SO2 है, तो अपन उसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं। हाँ बंसल। सर अभी आप मतलब अगर अपन हेलो ओ को, हेलो सोहम बंसल, यस सर, बेटा शायद आप अपने माइक को, आपकी सेटिंग में आवाज नहीं आ रही अभी। आपको मैंने अनम्यूट किया फिर भी आप की आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 सोहम बंसल बोलें। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लीजिए, ये समझा देता हूं मैं। एक एग्जांपल और लेते हैं अपन। देखो बेटा सुनो, एक एग्जांपल से मैं और एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए CO2 H2O CH4, पहले आपको ये पूछा जाए कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करेंगे क्या? क्वेश्चन तो यही आएगा। बस 3 एलिमेंट काउंट कर लो। 3 एलिमेंट कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। करेगा ना? करेगा ना? अच्छा आपसे ये कह दे CO2 H2S CH4, क्या ये फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा? इधर इधर जो लिखा हुआ है चेक करो ढंग से। देखो इसमें 4 एलिमेंट आ गए, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। तो 4 आते हैं, इसका मतलब नहीं करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको सुनिए आप। देखो जैसे मैं ऐसा कहता हूं कि हम क्या करते हैं, कार्बन को ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन को भी ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है ना? तो कार्बन को ट्रीट करने पे जो मोस्ट कॉमन कंपाउंड बन सकता है CH4, और इससे क्या बन सकता है? H2 बन सकता है। ये बना लिया मैंने। अब मैं ऐसा करता हूं कि मैं मान लेता हूं कि लेट डेफिनेट मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम। बेटा थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, मैंने इन दोनों रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन जो कॉमन है उसका मैंने डेफिनेट मास मान लिया 1। ठीक है ना? तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 4 है। मुझे बताओ कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से आपका 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है, दिख रहा है? 4 से 12 कर रहा है, तो 1 से कितना करेगा? 12/4 यानी कितना आ गया? 3। अरे इसमें तो दिक्कत ही नहीं है यार, सिंपल सी बात बोली है कि 12 एंड 4, तो अगर इसको 1 लेना है तो 3 अपने आप हो जाएगा ना, रेशियो लेना है। अच्छा ये देखो आपका 16 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ 3 ग्राम कार्बन यहाँ हो गया। अब बताइए मुझे कि इसको भी अपन 1 पे ले आए। आप नहीं तो सिंपली ऐसे सोचो ना, आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, देखो ऐसा कर लो आप, बताओ हमने कितना माना? 1 माना, तो 12 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो रेशियो लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1 और आपका 3, इसमें रेशियो लोगे आप आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो 16 और 2 तो कितना हो गया? 8 और 1। अब देखो बेटा सुनो, यहाँ 1 फिक्स है, यहाँ भी 1 फिक्स है, कॉमन हो गया। तो बताओ यहाँ कार्बन का कितना है मास? 3, और ऑक्सीजन का कितना है? 8। तो बताओ मास रेशियो क्या आया? मास रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन, तो 3:8 आया कि नहीं आया? मैंने मास 1 फिक्स कर लिया, चेक करो। अब इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवा देते हैं, तो दोनों को आपस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2।
यानी ना इन थ्योरीज में अपन हमेशा जनरली मोस्ट कॉमन कंपाउंड काम में लेते हैं। तो CO2 बनाया। अब इस CO2 में देखो मास रेशियो क्या आएगा, मास रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन। कार्बन कितना है इसमें 12, ऑक्सीजन कितना है 32, इसका सिंपल रेशियो लो कितना आया 3:8। देखो ये आ गया कि नहीं आ गया। अगर मैं इसको x बोलूं, इसको मैं y बोलूं, तो क्या हो गया x ऐसा हो सकता है 1 इंटू वाई, x ऐसा हो सकता है 2 इंटू वाई, x ऐसा हो सकता है 3 इंटू वाई, है ना। हो सकता है y हो आपका x इंटू 2, y हो सकता है 3 इंटू x, ऐसा हो सकता है। तो बेटा देख लो कि सिंपल मल्टीप्लायर, अब मल से 1 से मल्टीप्लाई वही बात आ गई कि नहीं आ गई। तो देखो मैंने क्या बोला, ध्यान दो, दो अलग अलग एलिमेंट है ये, इन दोनों एलिमेंट ने एक कॉमन एलिमेंट के साथ रिएक्शन की, दो कंपाउंड बने CH4 एंड H2O बने। तो इसमें 12 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन है भी है। तो ये 12 और 4 रेशियो तो ले सकते हो, मैथ्स पढ़ी है 3:1 और 8:1। तो अब कॉमन हो गया 1:1। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आ गया 3:8 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया। अब जब ये दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं तो बना आपका CO2 में कार्बन है 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 2 32, इसका रेशियो भी क्या आया 3:8। तो जो रेशियो यहाँ है वही यहाँ आ गया कि नहीं आ गया। हाँ हो सकता है बट x इक्वल्स टू 2y भी हो सकता है, सिंपल मल्टीप्लायर आएगा बस, इक्वल भी हो सकता है x y इंटू 1 y इंटू 2 कुछ भी हो सकता है। अब समझ में आएगा। चलिए बेटा ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ना, नहीं तो मैं कल इसको वापस एक बार रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज वो वीडियो देखें, है ना, और आप बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है ना। जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो केमिस्ट्री की ABCD है, ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ना ये केमिस्ट्री का बेस है, इससे आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट, सबा खैर।